हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है बियॉन्ड दिस वॉल्स द हार्ट कॉल्स। इसके ऑथर वेवॉर्ड विंग हैं और ये फ़ैन फिक्शन आपको AO3 पर मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट फ़ैन फिक्शन है जिसमें टॉप वेवुशियान और बॉटम लानवांग जी है। तो फ़ैन फिक्शन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि लान वांगजी एक क्राउन प्रिंस है, लेकिन वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसके अंकल और ब्रदर उसे क्लाउड रेसेस से बाहर नहीं जाने देते हैं। इसलिए एक दिन वांगजी क्लाउड रेसेस से भागने का सोचता है। क्लाउड रेसेस से भागने के बाद वो विंग से मिलेगा। आपको स्टोरी जैसी भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किसी भी पर्सन के लिए एक प्रिंस की तरह जीना एक सपने से कम नहीं है। आपके चारों तरफ नौकर चाकर होंगे, आपका बड़ा सा पैलेस होगा, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े और ज्वेलरीज होंगी, सब आपको एडमायर करेंगे। किसी सपने के जैसा लगता है ना। लान वांगजी जो कि एक प्रिंस है और वो जानता है कि एक राजकुमार होना कैसा होता है, कि सब कुछ एक सोने के पिंजरे की तरह है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाहर से सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से ये किसी जेल से कम नहीं है। उसके लिए सब कुछ दूसरे लोग फिक्स करते हैं। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल बनाएगा, क्या खाना खाएगा, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा और कितनी बात करेगा, ये सब कुछ उसके लिए दूसरा तय करते हैं। एक राजकुमार की तरह ज़िंदगी जीने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ती है और वो ये सब कुछ नहीं चाहता है। इवन वो इसमें से कुछ भी नहीं चाहता है। वांगजी हॉल से नीचे जाते हुए सोच रहा था, अगर मदर यहाँ पर होती तो उन्हें मेरे लिए कितना बुरा लगता। उसके वाइट रोब्स हवा में लहरा रहे थे और उसके बालों में जो ज्वेलरी लगी हुई थी वो चमक रही थी। उसकी मदर वो भी इसी तरीके से इस पिंजरे में कैद रही थी और इसी पिंजरे में वो मर भी गई थी। जब वो अपने ब्रदर के दरवाजे पर पहुंचा तब जाकर वो अपने थॉट से बाहर आया। गार्ड्स ने उसे अंदर जाने को कहा। अंदर जाकर वांगजी ने अपने ब्रदर और अपने अंकल को प्रणाम किया। शिचन स्माइल करके कहता है, वांगजी तुम्हें मुझे बो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम प्राइवेट में हैं। इस पर वांगजी ने नोट किया और वो वहीं बैठ गया। उसने उन तीनों के लिए टी प्रिपेयर की। उसे एक अजीब सी एंग्जाइटी हो रही थी। उसने खुद को काम रखते हुए कहा, ब्रदर आपने मुझे बुलाया था। शिचन ने कहा, हाँ वांगजी, अंकल को तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी अंकल कहते हैं, हाँ तुम जल्दी ही 21 साल के होने वाले हो, इसलिए हमें तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी पॉज हो गया था। उसके हाथ से वो टी पॉट गिर ही गया था। उसने अपने आप को काम किया। वो सोचता है, इतनी जल्दी, लेकिन क्यों? अभी तो वो बाकी क्लैन के कल्टीवेटर से अच्छे से मिला भी नहीं है। उसके अंकल और ब्रदर उसके सोशल सर्कल पर कंट्रोल रखते हैं। नियो वेसांग के अलावा तो वो आज तक किसी से अच्छे से मिला भी नहीं है और ना ही उसने कभी किसी से बात की है। तो फिर ये कौन है जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानता है? क्या इन लोगों के मन में कोई है जिसे वो मेरी शादी कराना चाहते हैं? लेकिन कौन? वो चाय देते हुए कहता है, अच्छा। उसके अंकल फिर से कहते हैं, हमें बहुत से प्रोमिनेंट सेक्स से तुम्हारे लिए प्रपोजल आ रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स तुम्हें अपने क्लैन के लिए चुनना चाहते हैं। हमें जियांग क्लैन से भी। वांगजी के अंकल बोल रहे थे, लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया था। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके अंकल किसकी बात कर रहे हैं और ना ही उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से क्लैन से आते हैं, क्योंकि इस सब में वांगजी की तो कोई चॉइस ही नहीं है। उसके साथ तो वही होगा जो उसके ब्रदर, उसके अंकल और एडवाइज़र चाहेंगे। यही लोग डिसाइड करेंगे कि उनके एम्पायर के लिए कौन सा क्लैन बेस्ट है। वांगजी के ओपिनियन की तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। न किसी को उसकी फीलिंग्स की परवाह है, न किसी को उसकी हैप्पीनेस की और ना ही उसके फ्यूचर की।
उन लोगों को तब भी फ़र्क नहीं पड़ा था जब उसकी मदर भी ऐसे ही एक अरेंजमेंट में फंस गई थी और इसी तरीके से उन्होंने ज़िंदगी भर यहीं कैद में बिताई और यहीं पर उनकी मौत भी हो गई। वो सिर्फ एक प्यादा है जिसका ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। वो ये सोच रहा था, तभी उसके अंकल कहते हैं तो फिर हम एक सेलिब्रेशन रखेंगे और वहाँ पर हम तुम्हारी एलिजिबिलिटी को अनाउंस करेंगे, ठीक है? वांग जी कहता है यस अंकल। वो एक इमोशनल पर्सन नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी सी रुआंसी हो गई थी। शिचन ने उसे देखकर कहा, वांग जी क्या तुम ठीक हो? उसने अपने ब्रदर की तरफ देखा। वो उनसे बहुत ही बैडली कहना चाहता था कि नहीं वो ठीक नहीं है। वो बैक करना चाहता था, क्राई करना चाहता था, उनसे कहना चाहता था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है। वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, जिस पर्सन के साथ उससे पसंद हो उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि वो जानता है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसके ब्रदर उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके लिए फैमिली से बढ़कर भी कुछ है। उन्हें अपने सेक्ट, अपने क्लैन की भलाई के बारे में भी सोचना पड़ता है। लास्ट में सिर्फ उसने इतना ही कहा, मैं ठीक हूँ ब्रदर। शिचन वांग जी के इस आंसर से कन्विंस नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो बात करता उसके अंकल ने उन्हें जाने के लिए बोल दिया। वांग जी खड़ा हुआ, उसने दोनों को बो किया और वो वहाँ से चला गया। वांग जी हॉल में इतनी तेज़ी से चल रहा था कि उसके साथ साथ जो गार्ड्स चल रहे थे वो दौड़ने लग गए थे। वांग जी अपने कमरे में जाने के बजाय एक पास के ही गार्डन में गया। वहाँ पर बिल्कुल ही शांति थी। वो धीरे से घास पर बैठ गया। उसे देखकर गार्ड समझ गए थे कि उन्हें अभी वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये वांग जी का पर्सनल गार्डन है। यहाँ पर वो अपने इमोशंस को फील कर सकता है और उन्हें बाहर भी निकाल सकता है। उसके साथ जो गार्ड्स थे उन्हें हमेशा से यही सिखाया गया है कि उन्हें कभी भी वांग जी को अकेला नहीं छोड़ना है और हमेशा उसके साथ रहना है। जैसे ही वांग जी गार्डन में पहुंचा, उसने उन गार्ड्स को देखकर कहा, यहाँ से चले जाओ। वांग जी घास पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और मेडिटेशन करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि उसके हाथों को कोई सॉफ्ट सी चीज़ छू रही है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि आसपास बहुत से खरगोश थे। वैसे तो क्लाउड रेसेस में जानवरों का रहना मना है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अकेला था तो शिचन ने उसे ये ला कर दिए थे। अपनी मदर के जाने के बाद वांग जी को बहुत अकेला फील होता था। उसके पास एक यही फ्रीडम थी कि वो इन रैबिट्स को यहाँ पर रख सकता था। वांग जी के हाथ पर पानी की एक बूंद गिरी तो उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर एक भी बादल नहीं था। तब उसने रियलाइज़ किया कि वो रो रहा है। उसने उस खरगोश को उठाया और उसको हक करके बहुत ज़ोर से रोने लगा। सालों पहले अपनी मदर के जाने के बाद ये पहली बार था जब वांग जी इतना ज़्यादा रो रहा था। और शायद आज रोना जस्टिफाइड भी था, क्योंकि उसके आने वाले बर्थडे के बाद उसकी लाइफ उसकी नहीं रहेगी। वैसे तो कभी भी नहीं थी, लेकिन अब उसकी लाइफ सिर्फ उसके कंट्री, उसके क्लैन और उसके हस्बैंड की होगी। थोड़ी देर बाद वांग जी ने रोना बंद किया और उसने अपने आंसू को पोंछा। उसने एक बार फिर से आसमान की तरफ देखा। वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और नम फील कर रहा था। आसमान में देखकर वो सोचता है कि ये बादल जैसे अंदर हैं वैसे ही इस पैलेस के बाहर भी होते होंगे, या फिर इन बादलों ने भी यहाँ के एम्परर को सरेंडर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो आज पहली बार इस बारे में सोच रहा है, ऐसा वो हमेशा सोचता है, लेकिन वो एक बात से डरता है कि अगर वो चला गया तो फिर क्या होगा। लेकिन अब उसे इस बात से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि चाहे उसकी पिटाई हो या फिर उसकी शादी हो, उससे पूछ कर तो होगी नहीं। एटलीस्ट अगर वो यहाँ से बाहर चला गया तो वो कुछ तो एडवेंचर करेगा और उसके पास कोई तो स्टोरी होगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाने के लिए। अब वांग जी ने अपना मन बना लिया था, इसलिए वो वहाँ से खड़ा उठा और अपने कमरे की तरफ गया। उसने सर्वेंट को अलाउ कर दिया था कि वो उसे बात करा दें।
बाथ लेने के बाद वांग जी सोने नहीं गया, बल्कि उसने उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपने साथ यहाँ से लेके जाएगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली रोशनी आसमान में आई, वांग जी ने अपना सामान उठाया जिसने कल रात रखा था। उसने एक एक्स्ट्रा सेट रोप्स का भी रख दिया, साथ ही वो खाना भी जिसने कल रात को छुपाया था। उसने अपना मनी पाउच भी निकाला जिसकी उसे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसके ब्रदर उसे हमेशा देते थे। उसके बाद उसने अपने वही फाइन रोब्स पहने जिस पर सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी थी। उसके बाहर से उसने अपने सिल्वर का गाउन पहना। इसके बाद उसने अपनी उन लॉन्ग ईयररिंग्स को भी रखा और कुछ इम्पोर्टेंट सामान जो उसकी मदर ने उसे दिया था। खुद से थोड़ी देर डिबेट करने के बाद वांग जी ने अपना फोरहेड रिबन निकाला और उसे वहीं पर रख दिया। अगर उसे पहनकर बाहर जाएगा तो लोग उसे पहचान लेंगे। वो नहीं चाहता कि बाहर लोग उसे पहचानें कि वो एक प्रिंस है। वो चाहता है कि लोग उसे उसके नाम से जानें, लान वांग जी। उसके बाद उसने अपनी बीचेन को उठाया और खिड़की से नीचे जंप करने की कोशिश की। उसे गार्ड्स का शेड्यूल पता है, इसलिए वो जानता है कि अभी वो दरवाजे की तरफ गार्ड कर रहे होंगे। वांग जी धीरे धीरे कोर्टयार्ड से अपनी मदर के रेजिडेंस की तरफ गया, क्योंकि उसे पता है कि इस तरफ कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। छत के रास्ते वांग जी ने दीवार को पार किया। वो थड़ से नीचे गिर गया। उसके बाद उसने अपने कपड़ों को साफ किया और पास के ही टाउन की तरफ चलने लगा। वेवुशियान अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, और वो सचमुच में थक रखा था, क्योंकि नाइट हंट बिल्कुल भी इजी नहीं था और उसका सामना एक फियर्स कॉप से हुआ था। वेवुशियान को एडवेंचर करना बहुत पसंद है, लेकिन क्या करे, अब उसकी एज जो हो रही है, इसलिए वो थक जाता है। तभी उसके पास इनका वेटर आया। वो उसका ऑर्डर लेना चाहता था। जैसे ही उसने ऑर्डर देने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी नज़र सामने गई। वहाँ पर कुछ हो रहा था, तो विंग वहाँ देखने लगा। उसने देखा कि फाइन रोब्स पहने एक ब्यूटीफुल से पर्सन इनके मालिक से कह रहा था, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस पर वो इनका मालिक कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग? अच्छा, तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हो? तुम बिना पे किए यहाँ से जाने वाले थे। वो पर्सन कहता है, नहीं, मुझे लगता है मेरा मनी पाउच कहीं खो गया है और मैं बस उसे ढूंढने जा रहा था। इस पर वो इनका मालिक कहता है, अच्छा मेरी बात सुनो। तभी विंग ने कहा, सर सुनिए, मैं उन गोंगजी के लिए पे कर दूंगा, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। विंग को भी नहीं समझ आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो पर्सन इतना ब्यूटीफुल है कि वो उसे बिल्कुल भी ट्रबल में नहीं देखना चाहता था। उसे उसके लिए प्रोटेक्टिव सा फील हो रहा था। इस पर उस इनके मालिक ने कहा, ठीक है। वो वांग जी को देखकर कहता है, उन गोंगजी ने तुम्हारा बिल पे कर दिया है, वो बहुत ही जेनरस लग रहे हैं। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। उस प्रिटी मैन ने वेवुशियान की तरफ देखा और वेवुशियान ने अपनी स्लटरी से स्माइल दी। ये देखकर उस पर्सन ने ब्लश किया और वो विंग के पास आ गया। विंग ने जल्दी से अपना फूड और एक वाइन की बॉटल भी मंगा ली थी। वो उस पर्सन के साथ यहाँ पर अकेला बैठना चाहता है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस किया। जैसे ही वेटर ने उसका ऑर्डर उसके टेबल पर रखा, वैसे ही वो प्रिटी पर्सन भी उसके पास आ गया था। वो पर्सन उसके पास बैठ गया और उसने रिस्पेक्ट में बो करके कहा, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू गोंगजी। इस पर विंग स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स की मदद करता रहता हूँ। इस पर वो पर्सन कहता है, ओह तो आ, ये हमेशा करते हैं। विंग पॉज लेकर कहता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी। वो स्माइल कर रहा था। वेवुशियान को जो पर्सन अभी तक सिर्फ ब्यूटीफुल लग रहा था,
अब वो सामने से बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है। वो कहता है, आपका नाम क्या है? ये क्वेश्चन सुनकर उस पर्सन की आंखें थोड़ी देर के लिए बड़ी हो गई। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, आप मुझे अजान बुला सकते हैं। इस पर विंग हंसते हुए कहता है, अरे आप तो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल हो गए, अभी अभी तो हम मिले हैं और अभी से अजान। विंग ने चक्कर किया तो उस पर्सन अजान का चेहरा लाल हो गया। विंग सोचता है ये कितना क्यूट है। उसे क्लियरली पता चल रहा था कि ये पर्सन अपना नाम उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग ने माइंड नहीं किया क्योंकि सीक्रेट्स तो सबके होते हैं, शायद ये बताना ना चाहता हो। तुम मुझे विंग कह सकते हो। विंग? अजान ने टीज करते हुए उसका नाम लिया, लेकिन ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अजान के मुंह से उसे उसका नाम बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस पर विंग ने स्माइल किया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।